A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रासायनिक संयोग के नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 13 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को यहाँ पे एक स्टूडेंट का कमेंट दिखाना है। इन्होंने इस बार अपना बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। ये मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। इनका कमेंट मेरे पास आया हुआ था। इन्होंने कहा था कि सर वीडियो में एक बार मेरा नाम जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इनका कमेंट दिखा देता हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि इन्होंने कितना स्कोर किया हुआ है। तो इनका नाम क्या है? आप लोगों को कमेंट अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इनका नाम है अगस्त्य आर्यन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और 2020 में ये मेरे चैनल से अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इन्होंने अपना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है। ये बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन ये कर रहे थे मेरे चैनल से। तो इनका स्कोर क्या है? इनका स्कोर है 260। इनको नंबर कितने मिले हुए हैं? 260 नंबर इनको मिले हुए हैं। और इनकी रैंक क्या है? इनकी रैंक है 3000 यानी 3000 इनकी रैंक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बधाई दूंगा अगस्त्य आर्यन, आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे, बड़े आसानी से आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच से एडमिशन मिल जाएगा। और लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थैंक यू बोलूँगा। और मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको जितना पढ़ाया इसमें आपकी भी उतनी ही मेहनत है। ध्यान रखिएगा, जितनी मेहनत मेरी थी आपने भी उतनी अच्छी मेहनत की, तभी आपने इतनी आसानी से अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बधाई दूंगा, आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। तो ये थे अगस्त्य आर्यन, इन्होंने इस बार अपना बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इनका अनुपात होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इनका अनुपात होगा। हमें यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन, इनका अनुपात हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे द्रव्य की अविनाशिता का नियम लगेगा। ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको द्रव्य की अविनाशिता का नियम बताया भी हुआ था। तो देखिए, द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था, ठीक है। यानी जो अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान था वही अभिक्रिया के बाद भी होगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का कितना दिया है, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दिया भी हुआ है ब्रैकेट में। तो सोडियम का कितना दिया है? 23 दिया है, ठीक है। और हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे H लिखा हुआ है, H से हमारा मतलब हाइड्रोजन से हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का कितना दिया है? 1 दिया है, ठीक है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 23:1, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे द्रव्य की अविनाशिता का नियम लगा हुआ है। द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। यानी जो अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान था वही अभिक्रिया के बाद भी होगा। तो अभिक्रिया के पहले सोडियम का कितना था? 23 था। तो अभिक्रिया के बाद भी सोडियम का 23 ही
होगा। और अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन का कितना था, 1 था, तो अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता का नियम यहाँ पे लगा हुआ है। तो 23:1 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे द्रव्य की अविनाशिता का नियम लगने वाला है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 23:1। तो आप इस क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि होता है ZnSO4। क्योंकि आपको यहाँ पे जिंक सल्फेट की जगह ZnSO4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, जो यहाँ पे जिंक सल्फेट लिखा हुआ है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, इसकी मात्रा तो हमें पता नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट मात्रा यहाँ पे क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जो जिंक सल्फेट है इसकी मात्रा में क्या मान लूंगा, इसकी मात्रा में मान लूंगा 100 ग्राम। तो मैंने यहाँ पे जिंक सल्फेट की जो मात्रा थी क्या मान ली, 100 ग्राम मान ली। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे यही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। यानी अगर 25% क्या है, जिंक है, और 50% आपका जल है, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा ना, 75% आएगा। तो कितना बचा, अब बचा केवल 25%। ठीक है, 25% बचा, तो जो 25% है ये क्या हो जाएगा, 25% ये हो जाएगी सल्फर की मात्रा। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये सल्फर की मात्रा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना, 100 ग्राम माना हुआ है। यहाँ पे जिंक सल्फेट की मात्रा को हमने क्या मान लिया, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं थी, 100 ग्राम मान ली हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। तो 25% प्लस 50% ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 75% आपका आएगा। ठीक है, अब 75% 100 हमने माना हुआ है, 25% आपका बचा, फिर 25% यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सल्फर की मात्रा हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे, ठीक है, जिंक सल्फेट की मात्रा यहाँ पे कितनी मानी है, 100 ग्राम मानी है ना। जिंक सल्फेट की मात्रा हमने यहाँ पे 100 ग्राम मानी हुई है, तो मैं ऊपर यहाँ पे 100 ग्राम ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 100 ग्राम मैंने यहाँ पे मानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि 100 ग्राम जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा कितनी होगी। तो आपको क्वेश्चन में दिया है ना कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक। ठीक है, ये आपका दिया है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ग्राम जिंक सल्फेट में जिंक की जो मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी 25, लेकिन परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 ग्राम जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा क्या हो जाएगी, 25 ग्राम हो जाएगी। ग्राम में लिखना, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में नहीं। तो फिर 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी, यानी 1 ग्राम जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा कितनी हो जाएगी, 25/100। यही तो आपका हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी। तो फिर 2 ग्राम के लिए क्या हो जाएगी, 2 ग्राम के लिए आपकी यहाँ पे हो जाएगी 25/100, और 2 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 हम यहाँ पे कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100 होता है। ऊपर 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और अपॉन में आपका क्या 4, 2/4 बचा हुआ है। ठीक है, और जब आप 2/4 को सॉल्व करेंगे डिवाइड करने पर आपको क्या मिल जाएगा, 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 ग्राम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको 2/4 ये डिवाइड करके भी दिखा देता हूं। 2/4 हमारा आया हुआ था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे
4 से करना है 2 में। पहले यहाँ पे देखिए दो छोटी संख्या, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब यहाँ पे 0, तो 4 5 जा 20, यानी क्या आ गया 0.5 ग्राम, यही तो आया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी 0.5 ग्राम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कुछ बातें आपको यहाँ पे समझनी थी जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 0.5 ग्राम हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पे क्या दिया है। और मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 15 आपका था, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टोटली ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे लगने वाला है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम यहाँ पे लगने वाला है। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम होता क्या है, मैंने आपको बताया अभी जब मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। यानी जो अभिक्रिया के पहले आपका भार था वही आपका अभिक्रिया के बाद यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि अभिक्रिया के पहले आपका भार क्या दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अभिक्रिया के पहले यहाँ पे आपका 2.433 ये किसका दिया है, बेरियम क्लोराइड का दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि अभिक्रिया के पहले यहाँ पे 2.433 ग्राम ये किसका दिया है, बेरियम क्लोराइड का। तो बेरियम क्लोराइड का कितना दिया, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। अभिक्रिया के पहले बेरियम क्लोराइड का 2.433 ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अभिक्रिया के पहले आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना दिया है, 0.98 ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हम इसको ऐड कर देंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 3.413 ये आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या मिल गया, 3.413 ये आपको यहाँ पे मिल गया। ये तो पहले की बात हो गई, अभिक्रिया के पहले की बात आपकी यहाँ पे हो गई। ठीक है, अभिक्रिया के पहले की बात आपके यहाँ पे हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभिक्रिया के बाद भी आपका यही रहेगा, यानी 3.413 यही आपका यहाँ पे भार रहेगा। अभिक्रिया के पहले आपका क्या आया, 3.413 आया, और हम यहाँ पे द्रव्य की अविनाशिता का नियम लगा रहे हैं। तो अभिक्रिया के पहले क्या था, 3.413 था, तो अभिक्रिया के बाद भी आपका जो भार यहाँ पे आएगा 3.413 ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3.413 ग्राम यही आपका रह जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही आपका रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखना है जो आपका यहाँ पे पहले दिया, ये देखिए ये अभिक्रिया के पहले आपका क्या दिया था, 2.433 ये आपका दिया हुआ है, ये किसका है, बेरियम क्लोराइड का दिया है। लेकिन अभिक्रिया के बाद इसकी मात्रा यहाँ पे कुछ और रहेगी, ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पे इसकी मात्रा कुछ और रहेगी, और जो आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है इसकी भी मात्रा अभिक्रिया होने के बाद कुछ और रहेगी। लेकिन जो भी मात्रा यहाँ पे रहेगी उसको ऐड करने पर आपका यहाँ पे 3.413 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता का नियम लगा है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे
3.413 ग्राम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, सीधे सीधे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल दिए गए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है बड़े आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3.413 ग्राम, ऑप्शन बी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए, प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई। जिस नियम की इससे पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया कि वैज्ञानिक कहाँ से बिलोंग करते। इसीलिए कल मैंने आपको जितने रूल्स बताए थे, जो रूल्स प्रतिपादित किए थे, यानी जो नियम प्रतिपादित किए थे, वैज्ञानिकों के नाम भी मैंने आपको बताए और प्लस ये भी बताया था कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसीलिए बताया था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे किस नियम की पुष्टि हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए, प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई। जिस नियम की पुष्टि इससे होती है, यानी जिस नियम की पुष्टि इससे हो रही है यहाँ पे, उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है। ध्यान रखिएगा, किस नियम की पुष्टि हो रही है, स्थिर अनुपात के नियम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। और यहाँ पे आपका क्या लिखा है क्वेश्चन में कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए। क्या लिखा है कि विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए। लेकिन स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है, मैंने आपको बताया कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वो किसी भी विधि द्वारा, ठीक है, किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाए जाए, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है। और स्थिर अनुपात का नियम ये किसने दिया था, प्राउस्ट ने। प्राउस्ट का पूरा नाम जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। और ये जोसेफ प्राउस्ट कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंच हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपकी लाइन जो यहाँ पे लिखी है विभिन्न विधियों द्वारा, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होने वाला, स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान, ऑप्शन ए दिया पहले से अधिक होगा, ऑप्शन बी पहले से कम होगा, उतना ही होगा, ऑप्शन सी दिया, और ऑप्शन डी दिया है अधिक या कम भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में रूल क्या लगने वाला। इस क्वेश्चन में आपका रूल लगने वाला है द्रव्य की अविनाशता का नियम। तो मैं आपको बता दूं द्रव्य की अविनाशता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। यानी जो अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान था वही आपका अभिक्रिया के बाद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्य की अविनाशता का नियम लग रहा है। क्वेश्चन आपका था कि एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते, रासायनिक अभिक्रिया
से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान, तो देखिए द्रव्य की अविनाशता का नियम लग रहा है, तो जो अभिक्रिया से पहले आपका द्रव्यमान था वही आपका अभिक्रिया के बाद रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे है, क्योंकि द्रव्य की अविनाशता का नियम लग रहा है तो अभिक्रिया से पहले जो आपका द्रव्यमान था वही आपका अभिक्रिया के बाद रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उतना ही होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 तथा H2O बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे संयोग करने के बाद की बात हो रही है, संयोग करने के बाद की बात हो रही है, ना कि संयोग करने के पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 तथा H2O बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो रही है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ। कार्बन और प्लस, कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन को H से। कार्बन और हाइड्रोजन यानी H2 में यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये संयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे संयोग करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, C+H2। ठीक है, C+H2 में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि हमें मिलेगा CH4। अब आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि CH4 यहाँ पे कैसे आ गया, आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे CH4 कैसे आ गया। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये इक्वेशन बैलेंस करके बताऊंगा, तब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्यों यहाँ पे CH4 आया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले C आपका है यानी कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन एक ही कार्बन है, फिर उसके बाद प्लस H2 यानी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। और जब यहाँ पे संयोग करते हैं तो हमें मिल के आ रहा है CH4। ठीक है, CH4 मिला, यानी यहाँ पे कार्बन तो एक है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, हाइड्रोजन के आगे 2 लिख दूं, 2H2, तो देखिए यहाँ पे अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 2 थी अब कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी C+2H2 गैप्स हमें क्या मिल जाएगा, CH4। तो ऐसे आपका यहाँ पे CH4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस कर लिया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले यही ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे संयोग करने के बाद की बात यहाँ पे हो रही है। तो संयोग करने के बाद देखिए C+2H2 गैप्स हमें क्या मिला, CH4 मिल रहा है, तो CH4 हमें यहाँ पे मिला हुआ है, संयोग करने के बाद की बात हो रही है। संयोग करने के बाद हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। यहाँ पे लिखा है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। तो संयोग करने के बाद की बात हो रही है, तो संयोग करने के बाद हमें यहाँ पे CH4 मिला हुआ है, तो इसी का हम निकाल लेंगे और अभी हमें पता चल जाएगा। तो CH4 का निकालेंगे, देखिए यहाँ पे CH4 मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, C से मतलब हमारा हो जाएगा कार्बन, और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है 12 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान चाहे भार बोलिए, कितना होता है 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसी का दुगना इसका हो जाएगा 12 होता है। और हाइड्रोजन का एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 1 × 4 यानी क्या हो जाएगा, 12:4 ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 12:4 मिला है। अभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से करेंगे इसको हम डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा और 2 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 6:2 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6:2, क्योंकि 12:4 मिला था, तो 2 6 12 और 2 2 4 यानी 6:2 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे, तो C+H2, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH4।
CH4 कैसे आया, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस किया। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा आगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस, C+2S2 गैप्स CH4 हमें मिल जाएगा ना, यहाँ पे मिल रहा है। और हमसे यहाँ पे पूछा है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा संयोग करने के बाद की बात हो रही है, CH4 हमारा आया हुआ है तो इसी का हम निकाल लेंगे। C का कितना होता है 12 हो जाएगा, 12, कार्बन का 12 होता है, द्रव्यमानों में अनुपात पूछा है तो कार्बन का 12 हो जाएगा। और H का 1 होता है द्रव्यमान, और यहाँ पे 4 H हैं तो क्या हो जाएगा, H का 1 और गुणे 4 आपका, यानी 4 यहाँ पे हो जाएगा 12 अनुपाते 4 आपका हो जाएगा। अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं तो 2 6 12 और 2 2 4 यानी 6:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। ऑप्शन ए दिया है गुणित अनुपात के नियम अनुसार, ऑप्शन बी दिया है व्युत्क्रम अनुपात के नियम अनुसार, ऑप्शन सी दिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, और ऑप्शन डी दिया स्थिर अनुपात के नियम अनुसार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कल ही मैंने आपको कराया हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए। आपको ध्यान रखना है कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, किसी भी विधि द्वारा, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसमें उपस्थित अव्ययी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। यह कथन किस वैज्ञानिक है। देखिए निश्चित रहता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस नियम की बात हो रही है, स्थिर अनुपात के नियम की। वैसे ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा निश्चित रहता है या फिर किसी भी विधि द्वारा, ये भी लिखा हुआ तो आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। और स्थिर अनुपात का नियम ये किसने प्रतिपादित किया था, जोसेफ प्राउस्ट ने ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी प्राउस्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सभी चीजें डिटेल में बताई हुई हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में आपके इतने ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य नष्ट होता है और ना ही किसी द्रव्य का निर्माण होता है, केवल द्रव्य का रूप परिवर्तित हो जाता है। यह नियम है। तो यह नियम किससे रिलेटेड है, ये आपका है द्रव्य की अविनाशिता, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि पदार्थ की अविनाशिता का नियम, क्योंकि यहाँ पे देखिए पदार्थ लिखा हुआ है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पदार्थ की अविनाशिता का नियम। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 23, क्वेश्चन नंबर 23, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका चैप्टर था रासायनिक संयोग के नियम, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली यहाँ पे फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 23 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। जितने क्वेश्चंस आपकी बुक में थे सभी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। केमिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास हो, तो मैं आगे अब आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।